अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही प्यारा सा नावलेट आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम ये है शाम से पहले। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं इस खूबसूरत सी कहानी की तरफ। इस वक्त अम्मा तेल देख रही थी और तेल की धार। फ़िलहाल कुछ ना बोलने का तहैया करके आई थी। आने दो तुम्हारे बाप को, क्या समझते हो तुम? आज तो मैं वो शिकायत करूँगी कि तुम आइंदा शरारत करना भूल जाओगे। खौला ने चीज़ें समेटते हुए गुस्से के साथ अपने 8 साला बेटे को देखा जो अब गेंद उछालते हुए कमरे से निकल रहा था। न जाने किस पर गए हैं। ख़ानदान में कोई इतना शैतान नहीं था अम्मा जी। आजकल की औलाद तो लगता है कंप्यूटर से निकल रही है, कुछ कह नहीं सकते, चटाक पटाक जवाब देती है। माँ बाप तो लगता है उनके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखते। खौला अपनी खजालत मिटाने के लिए अम्मा भी से बातें कर रही थी। अम्मा भी सर हिलाते उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। आज वो बहुत अरसे बाद छोटी दुल्हन की तरफ आई थी, वरना तबीयत की ख़राबी तो इन्हें कहीं निकलने ही नहीं देती थी। खौला अपने 4 बच्चों में हल्कान नज़र आ रही थी, बिगड़ा हुआ हुलिया, गंदा लिबास, जाहिल औरतों की तरह चक चक करती हुई। तभी बाहर से चीखो पुकार शुरू हो गई तो खौला बाहर भागी। जाने अब कमबख्तों ने क्या तोड़ दिया है। बाहर एहसन चीख रहा था और हमज़ा की रोने की आवाज़ भी बुलंद थी। खौला ज़ोर ज़ोर से दोनों को डांट डपट रही थी। जाने क्या हो गया आजकल की लड़कियों को। अम्मा भी ने तासुफ मलाल से सर हाथों में थाम लिया। रात डाइनिंग टेबल पर घमसान का रन पड़ा हुआ था। 14 साला शोएब ने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया था। मेन्यू में पुलाव मौजूद नहीं था। हमज़ा ने हाथ खींच लिया था। मीठे में हलवा क्यों है, कस्टर्ड क्यों नहीं? एहसन रग़बत से खाना खा रहा था। पालक गोश्त शायद इसका पसंदीदा था। फबिया रो रही थी। ख़ुद खाऊंगी तो खाओ ख़ुद। खौला ने इसके आगे सादा चावलों की प्लेट पटखने के अंदाज में रखी। इसने चमचा जैसे तैसे करके मुंह में डाला। दूसरा चमचा भरने लगी तो प्लेट खिसक कर पहले गोद में फिर गोद से फर्श पर आ रही। खौला ने हमज़ा को बहलाते चुमकारते पीछे मुड़कर देखा। एक धमोका नबिया की जड़ दिया। जवाब में चीख चीख कर रोने लगी। अम्मा भी सब नोट कर रही थी। इसी वक्त उनका छोटा बेटा अहमद भी आ गया। कैसी हैं अम्मा भी आप? कुर्सी पर बैठते हुए सलाम करके इसने इन्हें देखा। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ क्या कर रहे हो? इतना नहीं हुआ कि माँ की ख़बर ले आओ, बहुत मसरूफ़ हो यहाँ आकर। अम्मा भी नौकरी जो है ना, सर खुजाने की फ़ुर्सत भी नहीं मिलती। फ़ोन तो बाकायदगी से करता था। प्लेट में सालन डालकर उन्हें देखा। बाप को देखकर नबिया चुप हो गई थी। शोएब बिना खाना खाए बाहर निकल गया था। हमज़ा बुरे बुरे मुँह बना रहा था। आप लेना अम्मा भी। खौला उनकी जानिब मुतवज्जा हुई। नहीं, बस हलवा लूँगी, मेरी पसंद का है। डॉक्टर ने रात को खाना खाकर टहलने के लिए कहा है। मुझ बूढ़ी जान में इतनी सख्त कहाँ, इसलिए खाना ही कम खा लेती हूँ। अम्मा कराची में तो सब खैरियत है ना? राहत कैसी है? भाभी का क्या हाल है? और भाई का क्या हाल है? और उनके बच्चे? सब ठीक है बच्चे, जैसे तुम लोग रह रहे हो वैसे ही वो लोग भी रह रहे हैं। अम्मा भी को ये माहौल, ये बदनज़मी, ये शोर गुल बहुत नागवार गुजर रहा था। उन्होंने लेई जैसा हलवा दोबारा मेज़ पे रख दिया। सर पीट लेने को दिल चाहा, ये हलवा बना था। शोएब खाना क्यों नहीं खा रहा? अचानक अहमद को बड़े बेटे का ख्याल आया। आज पुलाव जो नहीं बनाया, इसलिए साहबजादे ने खाने को हाथ नहीं लगाया। नबिया को पानी पिलाते हुए खौला ने संजीदगी से कहा। अहमद तीखी निगाहों से खौला को देखने लगा। तुम बरखुरदार की आदतें बिगाड़ रही हो। बच्चों को हर चीज़ खाने की आदत होनी चाहिए, और अगर कभी ये सब भी मुयस्सर न हुआ तो फिर? अहमद ने खाने की जानिब इशारा किया। लाड आप करते हैं, फरमाइशें आप पूरी करते हैं, कसूर मेरा ठहरा। आफरीन है आप पर। इसे बुलाओ और जो पक्का है वही खिलाओ। अहमद ने कदरे गुस्से से कहा और टेबल से उठ गया। अरे बेटा, खाना तो ढंग से खा लेते। अम्मा भी ने रोकना चाहा। अम्मा भी बस आज ऑफिस में शाम की चाय पर एहतमाम था, इसलिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अम्मा भी इसे जाता देखती रही। अपने बेटे की आदत से वाकिफ़ थी। खाने के वक्त कोई बदनज़मी हो या गुस्सा दिला दिया जाए तो वो खाने से हाथ खींच लेता था। तासुफ मलाल से उन्होंने अपनी पढ़ी लिखी बहू को देखा। करख्तगी से बोलते हुए हमज़ा को ज़बरदस्ती खाने पर मजबूर कर रही थी। चलो तुम जाओ, नबिया के हाथ धुलाओ, मैं हमज़ा को खाना खिलाती हूँ। उन्होंने हमज़ा के फूले हुए चेहरे को देखते प्यार से कहा। अम्मा जी, आपके सामने है सब कुछ। इनके पापा मुझे कसूरवार ठहराते हैं। खौला ने ज़िद छोड़ने वाले अंदाज में कहा। नबिया को लेकर बाथरूम चली गई। हमज़ा अपनी दादी के हाथ से खाएगा, आओ बेटा। उन्होंने प्यार से इसे अपने पास बुलाया। नहीं, मुझे किसी के हाथ से खाना नहीं खाना।
مجھے صرف کسٹرڈ کھانا ہے، اس نے بدتمیزی سے کہا۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، پہلے تم کھانا کھا لو، پھر ہم دونوں مل کر کسٹرڈ بنائیں گے، اماں بھی نے پیار سے چمکارا۔ ٹھیک ہے، حمزہ خوش ہو گیا۔ اس پر جیلی بھی لگائیں گے؟ بالکل، اس پہ جیلی بھی لگائیں گے۔ انہوں نے باتیں کرتے ہوئے اس کے منہ میں نوالا ڈال دیا۔ دادی اماں، میں بھی کسٹرڈ کھاؤں گا؟ احسن نے پانی پیتے ہوئے انہیں دیکھا۔ سب مل کر کھائیں گے، اماں بھی نے نوالا اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے محبت سے کہا۔ باتیں کرتے ہوئے کھانا بھی کھلا دیا، حلوہ بھی چکھا دیا۔ چلیں اب کسٹرڈ بناتے ہیں۔ حمزہ کھڑا ہو گیا۔ اچھا سنو، وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں، تم دیکھو ٹیلی ویژن پر ڈرامہ شروع تو نہیں ہو گیا؟ میں دیکھتا ہوں۔ احسن بھاگا۔ میں بھی دیکھ کے آتا ہوں۔ احسن کے پیچھے حمزہ بھاگا۔ دادی اماں بیسن کی جانب بڑھ گئیں۔ لو، بچوں کو بہلانا کون سا مشکل کام ہے، ذرا سی توجہ ہی تو بٹانی ہوتی ہے۔ یا آج کل کے ماں باپ ضدیں بھی مانیں گے اور قصوروار بھی ایک دوسرے کو ٹھہرائے جائیں گے۔ اب بھلا ببول کے جھاڑ پر گلاب تو کھلنے سے رہے۔ اماں بھی نے بڑبڑاتے ہوئے نلکا کھول لیا۔ شعیب کھانا کھائے بغیر ہی سو گیا تھا۔ بمشکل اس نے دودھ کا گلاس پیا تھا۔ خولہ کچن سمیٹنے کے بعد بچوں کو سلانے لگی۔ احمد اماں بی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ باتیں کرتے کرتے ان کی گود میں سر رکھے رکھے سو گیا۔ احمد کے کھردرے بے رونق بالوں میں ہاتھ پھیرتے ملول سی ہونے لگی۔ کتنا نفاست پسند، صفائی پسند تھا ان کا بیٹا۔ اب جانے کتنے عرصے سے بالوں میں تیل نہیں لگایا گیا تھا۔ شادی سے پہلے ماں توجہ دیتی ہے اور شادی کے بعد بیوی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خولہ اتنی پھوڑ بد سلیقہ ہوگی۔ ان کا بیٹا تو کمانے کی مشین بن گیا تھا، بچے الگ بہت خود سر اور بدتمیز تھے۔ یہ تم نے شعیب کی رپورٹ دیکھی ہے؟ احمد غصے سے خولہ سے کہہ رہا تھا۔ دیکھیں، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، ہر وقت الٹی سیدھی ضدیں کرتا ہے۔ کبھی آپ نے اس سے پوچھا تم نے کیا پڑھایا، یا آپ نے کبھی اس کی کتابیں کھولیں؟ خالہ نے الٹا اسے مورد الزام ٹھہرا دیا۔ یہ میرا فرض نہیں، تمہارا کام ہے۔ میں صبح 9 بجے کا گیا 7-8 بجے گھر آتا ہوں، تم سارا دن گھر پر ہوتی ہو، اتنا نہیں کر سکتی؟ شعیب کے ششماہی امتحانوں کی ڈی گریڈ رپورٹ نے احمد کا فشار خون بڑھا دیا تھا۔ اگر سارا دن گھر پہ ہوتی ہوں تو ان بچوں کے کام ہی کر رہی ہوتی ہوں، فالتو نہیں ہوتی۔ سارا دن کام کر کے ہلکان ہو جاؤ، صاحب کو نظر ہی نہ آئے۔ جانتی ہو اگلے سال اس نے بورڈ کا امتحان دینا ہے، یہ رزلٹ آیا تو میٹرک میں بھی نہیں کر سکے گا۔ احمد نے اس کے شکوے کو اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ یہ آپ کا کام ہے، آپ اسے ٹائم دیا کریں۔ اس نے خود کو صاف بچا لیا، یا پھر ٹیوشن سینٹر میں ڈالتے ہیں۔ اور تم نے جو اتنا پڑھا ہے وہ مجھے کیا معلوم تھا، سب گھرداری کی نظر ہو جائے گا۔ کتنا شوق تھا مجھے نوکری کرنے کا۔ خالہ نے حسرت زدہ لہجے میں کہا۔ تو اب کر لو، کس نے منع کیا ہے؟ اور بچے؟ خالہ نے تیکھے ابرو سے اسے دیکھا۔ ان کی تم فکر مت کرو، انہیں کل وقتی ملازمہ فراہم کر دوں گا۔ بچوں کو بھی سنبھال لے گی، کام بھی سارا کر رکھے گی۔ تم بس آفس جانا، گھر آ کر بچوں کو دیکھنا اور آرام کرنا۔ زبائنی انداز میں مسکرایا۔ اچھا، استہزائیہ انداز میں کہا۔ تنخواہ کون دے گا؟ اس کی تم فکر مت کرو، تنخواہ دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ 3 بول کہنے ہوں گے۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا 3 بول کس پر؟ خولہ کو غصہ آ گیا۔ بھائی عیدی ہوم سے خوبصورت سی بے سہارا لڑکی لے آتا ہوں، کار خیر بھی ہوگا، ثواب بھی، اس کی مدد بھی، تمہاری سہولت بھی، آرام کا آرام، کوڑیوں کے دام۔ احمد کوشن اس کے سر پر برسانے لگی۔ ایسا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچیے گا، اپنی اور آپ کی جان ایک کر دوں گی۔ احمد نے ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگا لیا۔ بس اتنا سا دل ہے؟ کون کافر عذاب سمیٹ سکتا ہے؟ یہاں تو ہم سے بچوں کے جھگڑے نہیں سمیٹے جاتے، سوکنوں کو کون سنبھالے گا؟ دھیرے سے اس کی لٹ کھینچی۔ وہ خجل سے ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں ضرورت کیا تھی فراز صاحب کے بیٹے کے ساتھ کھیلنے کی؟ احمد غصے سے کھولتا شعیب پہ برس رہا تھا۔ پاپا ہم تو روز ہی کھیلتے ہیں، گھر کے سامنے کرکٹ کھیلتے، اتنی دور گراؤنڈ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھ رہے ہو ٹائم، یہ وقت ہے تمہارے گھر آنے کا، 4 گھنٹے تم باہر گزار کر آئے ہو۔ کبھی تم نے 4 گھنٹے بیٹھ کر پڑھا ہے؟ اگر پڑھ لیتے تو اتنے کم نمبر نہیں آتے۔ حلیہ دیکھو اپنا، لوفروں والا۔ جاؤ جا کر نہاؤ۔ شعیب فوراً باہر نکل گیا۔ احمد کاؤچ پر گر گیا۔ اماں بھی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ آئی ایم سوری اماں، یہ شعیب دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، کسی کی نہیں سنتا۔ انہی لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں کہ ان کی ضروریات پوری ہوں، کسی چیز کی کمی نہ ہو، مگر دیکھ لیں آپ کتنا تنگ کرنے لگا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے یہ بچہ۔ احمد بچے، مجھے تم سے درجہ کم عقلی کی امید نہ تھی، تم تو بہت سمجھدار باشعور تھے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے تمہاری عقل صلاحیتیں کہاں جا سوئی؟
अम्मा भी तासुफ मलाल से इसे देखने लगीं। जी। अहमद ने चंबे से उन्हें देखा। तुम बच्चों के लिए मेहनत करते हो, मगजमारी करते हो, तवज्जो नहीं देते। शुएब को तुम्हारी मोहब्बत की, तवज्जो की ज़रूरत है। वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। ये उम्र ऐसी होती है कि बच्चे बाप से और बच्चियाँ माँ से सीखती हैं। क्या हम इनके लिए बुरा कर रहे हैं अम्मा जी? अहमद ने हैरत से अम्मा की तरफ देखा। मैंने ही कब कहा? शुएब को वक्त दो। बेजा डांट डपट से बच्चे बागी हो जाते हैं और बगावत सरकशी पर मजबूर कर देती है। उन्होंने बगौर बेटे का जायज़ा लिया, खाली खाली निगाहों से उन्हें देख रहा था। कभी अपना मुहासबा करो और नतीजा अक्स करो। तुमने कभी शुएब के लिए वक्त निकाला, इसे होमवर्क करवाया, कोई वीकेंड तुम लोगों ने बच्चों के नाम किया, पार्क वगैरह लेकर गए? बच्चे यकसानियत से उकता जाते हैं। इन्हें तब्दीली की ज़रूरत होती है। तुम अपने बच्चे के लिए इतनी मेहनत करते हो, दिन को दिन नहीं समझते। बताओ क्या फ़ायदा इस मेहनत का? तुम्हारा बच्चा तुम्हारे रवैये से बदजन होकर बगावत करते। अम्मा जी? अहमद हैरान रह गया। अम्मा जी किस अंदाज में सोच रही थी? भला ऐसा हो सकता था? बगावत सिर्फ घर से फ़रार होना नहीं होता, बल्कि वो एहतजाज करते हैं। ये एहतजाज कभी वो तशद्दुद के ज़रिए करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, बिला वजह छोटे बहन भाइयों को मारते हैं, उन्हें ईज़ा पहुँचाते हैं। उन्हें माँ बाप के रवैये से तकलीफ़ पहुँचती है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे इनके वालिदैन को तकलीफ़ हो। शुएब का रवैया सरासर इसी सलूक का रद्द अमल है। अहमद की आंखें खुल गईं। कितना सही कह रही थी अम्मा जी। अपनी मसरूफ़ियत में कभी ख्याल ही नहीं है। अम्मा जी ने कितना दुरुस्त तज्ज़िया किया था। इसने शुक्रगुजारी से उन्हें देखा। मेरे बच्चे, ये जो बच्चे होते हैं ये हमारा असासा होता है, और असासा विरसे की शक्ल में मुंतकिल होता है। तुम्हें कांटे उगाकर गुलाब तोड़ने का हक़ नहीं। अपने रवैये सलूक में तब्दीली पैदा करो, बच्चे खुद ही सुधर जाएंगे। अम्मा जी ने धीरे से इसका शाना सहलाया। कल सर पकड़ कर रोके, बेहतर यह है कि आज हिकमत अमली इख्तियार कर लो। थैंक यू अम्मा जी, आपने एक अहम बात की जानिब तवज्जो दिलाई है। वाकई जब रविश ही दुरुस्त ना होगी तो कदम क्यों कर सही सिमत में उठेंगे। रात भर इसने अपना तज्जिया किया, कसूर अपना ही पाया। जब तक अब्बा जी हयात रहे बच्चों को भरपूर तवज्जो और शफ़क़त से नवाजते रहे। उनका असूल था सोने से पहले तमाम बच्चों को अपने गिर्द बिठा लेते, उनसे अच्छी अच्छी बातें कहते सुनते। सारा दिन उन्होंने क्या किया, और जिस बच्चे ने कोई अच्छा नेक काम किया होता उस दिन उसे इनाम मिलता। इससे दूसरे बच्चों को मेहनत, नेकी, अच्छा काम करने की तहरीक पैदा होती। उनके वालिद ने तो कभी इन्हें ना डांटा था, ना कभी मारा था। उनके लिए अमली तफसीर बने रहे थे। शर्मिंदगी से उसकी पेशानी आलूद हो गई। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? हद से ज़्यादा बढ़ी हुई मसरूफ़ियत, तमाम तर लग्जरी मुकम्मल आसाइशात के साथ असल और अहम चीज़ से इन्हें दूर करते जा रहे हैं, जो अमली ज़िंदगी में मुआविन मददगार होती है। तरबियत। हम लोग अपनी औलाद को तालीम दिलवा रहे हैं। अच्छे आला स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल जानते हैं, इंटरनेट का शऊर रखते हैं। तरबियत के नाम पर क्या जानते हैं? इनमें सब्र व तहम्मुल का फुकदान है। मुरव्वत रवादारी उनके लिए बेमायनी है। शुएब अभी छोटा है, कल बड़ा होगा। इसका शुमार माशरे की किन लोगों में होगा? जाहिल, उजट, गंवार, गैर शाइस्ता। माय गॉड! अहमद उठ कर बैठ गया। इस रात की सुबह बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत थी। अहमद ने दिल में अहद किया कि अपने बच्चों को इखलाकी इक़दार से रोशनास करवा कर माशरे का मुअज़्ज़ज़, करामत और ज़हीन शहरी बनाएगा। अभी वक्त गुज़रा नहीं था, अभी तो वक्त शुरू हुआ था। आज छुट्टी का दिन था, बच्चे घर पर थे। अब अहमद की निगाह एक बाप की निगाह के साथ साथ अक्लो शऊर रखती तज्ज़ियाती निगाह बन गई थी। वह अम्मा बी के पास बैठा अखबार पढ़ रहा था, साथ साथ चाय भी पी रहा था। अम्मा जी ने अभी इसके सर पर ढेरों तेल लगाया था। ख़बरदार, जो रात तक ये सर धुला। अम्मा जी मुझे बाज़ार जाना है, हफ्ता भर का सौदा सल्फ़ लाना है। अहमद ने सर में हाथ फेरा, अम्मा जी को देखा। तो यहाँ जिसके सर पर तेल चुपड़ा होता है, इसे सौदा सल्फ़ लाना मना है क्या? अम्मा बी ने मासूमियत से इसे देखा। अहमद हंस दिया। मेरा मतलब था अम्मा जी, कुछ अजीब सा लगेगा। क्यों? सर पे सींग निकल आए हैं? अम्मा बी ने घूरा तो इसने ज़ेर अला मुस्कुराते हुए अखबार उठा लिया। आज अम्मा जी को यूँ रोब जमाना अच्छा लग रहा था। शुएब, शुएब, ये क्या बदतमीज़ी है? जानते हो अभी मैंने कॉरिडोर धोकर वाइपर फेरा है। कितना थक चुकी हूँ मैं, तुम्हें एहसास है? अचानक बाहर से खौला की चीखती चिंगाड़ती आवाज़ बुलंद हुई। अम्मा जी के हरकत करते हाथ रुक गए। अहमद की निगाह अखबार से उठकर लाउंज के दरवाजे पर ठहर गई। शुएब और हमज़ा, तुम दोनों बहुत बदतमीज़ नालायक हो। अभी पापा से शिकायत करती हूँ। इतनी बुलंद आवाज़ से बोल रही थी कि इसके गले में खराश आ गई। तौबा, ये खौला की आवाज़ है। शादी से पहले कितनी धीमी नर्म होती थी।
मालूम नहीं शादी के बाद इन लड़कियों की हलीमी नरम मिजाजी को क्या हो जाता है। अम्मा जी नागवारी से बड़बड़ाई। इसी लम्हे आगे पीछे शुएब और हमज़ा भागते हुए अंदर आ गए। क्या बात है बेटा, क्यों मामा को तंग कर रहे हो? माँ की बात तवज्जो से सुनकर अहमद ने सर्जनिश करने वाले अंदाज में इन्हें देखा। दोनों बच्चे हंसते हुए फ्लावर कुशन पर गिर गए। वो पापा, हम लोग बाहर से भागते हुए आ रहे थे, धुलाओ फर्श नज़र नहीं आया, गंदे जूते लग गए तो मामा नाराज़ हो रही हैं। हमज़ा ने मुंह बसूरा। पापा, इसको तो मामा से थप्पड़ भी पड़ा है। शुएब हंसा। मामा बहुत गंदी हैं। एहसन ने मुंह बनाया। बेटा, आपको मालूम है ना कि मामा सफाई कर रही हैं, आप ज़रा ख्याल कर लेते। अहमद ने दोनों बच्चों को रसान से समझाया। पापा, हम ख्याल करें ना करें, मामा का तो हर हाल में गुस्सा करना है। शुएब ने रिमोट कंट्रोल से चैनल बदलते हुए कहा। अहमद ने यकदम अम्मा जी को देखा, फ़ौरन नज़र चुरा ली। मैं गोश्त ले आऊँ, फिर अच्छा नहीं लगेगा। अखबार साइड पर रखकर अहमद बालों में हाथ फेरता बाहर निकल गया, तने हुए चेहरे समेत बड़बड़ाते हुए। खौला अभी तक मसरूफ़ अमल थी। इस वक्त इससे कुछ कहना हकीकत में भेड़ों के छत्ते में हाथ डालना था। अल्लाह, वो बाहर निकलता चला गया। खौला ने अपने करीब से यूँ खामोशी से अहमद को जाते हुए खासी हैरत से देखा। वाकई शादी के बाद इन धीमे सुरों में मुस्कुराने वाली लड़कियों के सुर फटे हुए ढोल में क्यों बदल जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हुए अहमद ने अम्मा जी की बात पर गौर किया। सौदा सल्फ लेकर आया तो वह हनूज़ बच्चों पर किसी बात का गुस्सा उतार रही थी। शुएब, तुम तो समझदार हो, बड़े हो, बहन का ध्यान नहीं रख सकते। हमज़ा को तो मैं बेल्ट से मारती हूँ और एहसन को स्टोर में बंद कर देती हूँ। बहुत शरारती हो गए हो तुम। पापा, अहमद को देखती एहसन दौड़कर इसकी गोद में चढ़ गया। कौन हमारे बरखुरदार को स्टोर में बंद कर सकता है? हिम्मत है किसी की? रुखसार चूम लिया। आपके इसी लाड प्यार ने इन्हें बिगाड़ दिया। आप कसूरवार मुझे ठहराते हैं। तुर्श लहजे में कहते हुए खौला ने इसकी जानिब देखा। चलें ठीक है बेगम, सारे कसूर हमारे नाम, आज तो मुस्कुरा दीजिए। एहसन को बाहों में भींचते हुए ज़रा सा इसकी जानिब झुककर शरारत से कहा। आज तो वीकेंड है। वो इसके अंदाज पर यकदम मुस्कुराती। ज़हे नसीब, अम्मा भी कहाँ हैं? पड़ोस में गई हैं काशफा की दादी से मिलने, खौला ने बाहर जाते हुए कहा। अहमद बच्चों की जानिब मुतवज्जा हो गया। इसने खुद से अहद किया था अपने बच्चों को टूटने बिखरने नहीं देगा, और आज इस अहद की तजदीद का पहला दिन था। आओ बच्चों, सैर कराएं तुमको हम क्लिफ्टन की। वो हौले से गुनगुनाए। सच पापा? हमज़ा चीखा। मुझ बेटा। अहमद ने हसन की नाक दबाई। मगर पापा, आज तो मेरे दोस्त का बर्थडे, शुएब ने बताया। तो फिर ऐसा करते हैं कि आपके दोस्त के बर्थडे में हम भी चलेंगे। आप पापा? शुएब हैरान हुआ। क्यों? पापा की जाने पर पाबंदी है। इसने अपने बेटे के शाने पर मोहब्बत से हाथ रखा। शुएब बेयकीनी से इसे देख रहा था। अहमद अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो गया। आइंदा कभी मैं बच्चों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये हैं तो ज़िंदगी की सारी खुशियाँ और रौनकें हैं। इनकी काबिलियत हर दिल अजीज़ी बाइसे फ़ख्र होगी, वरना तो। पापा, क्लिफ्टन अगले हफ्ते चलेंगे। अम्मा कहती हैं जो वादा करो पूरा करो, और किसी का एतमाद बिल्कुल ना तोड़ो। शुएब इसे कह रहा था और वह दरमियान में हमज़ा चौंका। इसकी बर्जस्तगी पर अहमद बेख्तियार हंस दिया। दोपहर के खाने पर खौला का मूड ख़राब था बच्चों की वजह से। अहमद चुपचाप नोट करता रहा, वरना इससे पहले तो फवाद के चीखने पर वो इससे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में चीखता था। आज तो इसने नबिया को अपने पास बिठाया था, एहसन को भी अपनी जानिब लगा लिया था, मगर इसको जाने किस बात का गुस्सा था। हमज़ा ने पानी का गिलास गिरा दिया। खौला ने इसके मुँह पे थप्पड़ मार दिया। अम्मा भी बगौर इसका जायज़ा लेते रहीं। अब वो और ख़ामोश नहीं रह सकती थी। खौला का लहजा, तर्ज़ अमल, तने हुए असाब, बात बात पर चीखो पुकार, या तो इसकी अहमद से कोई लड़ाई हुई है या फिर इसने बच्चों की मसरूफियात को बोझ समझ लिया है। हालांकि बच्चों का काम ही औरत को मसरूफ़ अमल रखता है, वगरना औरत की तमाम दिन की मसरूफियात में से बच्चों के काम निकाल दें तो बाकी क्या रह जाता है। माँ की ममता तो थकती नहीं, ये बार उठाते। फिर आज की माँ क्यों बार बार थक जाती है? हालांकि हमारे ज़माने में कितने कितने बच्चे होते थे, किसी को किसी पर फौकियत दी, ना इम्तियाज़ी मसावी सलूक किया। फिर खौला इतनी जल्दी क्यों थक गई है? बच्चों पर भी गलत असर पड़ता था। कल ही उनके सामने हमज़ा चीख चीख कर एहसन से कोई बात मनवाना चाह रहा था। बुरी बात बेटा, बच्चे यूँ ज़ोर से नहीं बोलते। अम्मा भी ने सर्जनिश की। क्यों दादी? मामा भी तो इसी तरह बोलती हैं। इसने उछलते हुए दादी की बात को रद्द कर दिया। पहलोठी की औलाद बहुत ज़हीन होती है। शुएब के सवाल इस बात का सबूत थे।
اسے ایک اچھی اور صحیح گائیڈ لائن کی ضرورت تھی، جبکہ احمد اور خولہ اگرچہ بچوں کو تمام خوشیاں دینا چاہتے تھے، تربیت کے نام پر شاید خود بے بہرا تھے۔ یہی حال ان کی تیسری بہو کا تھا، بلکہ آج کل سبھی تربیت کے نام پر بچوں کو نظر انداز کر رہے تھے، اور یہ زندگی نہیں تھی۔ ہمیں بچوں کی تربیت، تنظیم اور نظم سے کرنی ہوگی، انہیں تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ یہ لیں اماں بھی۔ رات وہ سونے کے لیے لیٹ رہی تھی کہ خولہ دودھ کا گلاس لے کر آ گئی۔ اور کچھ تو نہیں چاہیے؟ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر تیزی سے بستر ٹھیک کیا، کمبل سمیٹا، اخبار طے کر کے رکھا۔ نہیں بیٹا، اماں بھی نے محبت سے دیکھا۔ شب خیر اماں بھی۔ وہ جانے لگی۔ خولہ، بے ساختہ اماں بھی نے اسے پکار لیا۔ جی اماں بھی۔ بچے سو گئے؟ جی اماں بھی۔ شکر ہے جلدی ہی سو گئے۔ اس نے گہرا سانس لیا، ورنہ تو طوفان بدتمیزی مچائے رکھتے ہیں۔ انہوں نے نگاہ بھر کر دیکھا، ملگجا سا لباس، بکھرے بکھرے بال، ایک آستین اوپر کو چڑھائی ہوئی تھی۔ دن چڑھے جو منہ دھلا تھا، دوبارہ منہ دھونے کی فرصت نہ ملی تھی، یا اس نے ضرورت ہی نہ سمجھی تھی۔ یہی منہ شادی سے پہلے کتنی مرتبہ دھلتا ہوگا۔ آج تو چھٹی کا دن تھا، احمد بھی گھر پر تھا۔ سارا دن کی تھکن چہرے پر سمٹ آئی تھی۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، کوئی کام تو نہیں ہے؟ انہوں نے محبت سے اپنے پاس جگہ بنائی۔ نہیں اماں بھی۔ قریب آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی اماں بھی۔ اس نے بال پیچھے کرتے ہوئے انہیں دیکھا۔ کیا احمد سے لڑائی ہوئی ہے؟ اماں بھی نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ نہیں تو، اب کہ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ پھر کوئی پریشانی ہے؟ کسی بات کی تنگی ہے؟ نہیں تو اماں بھی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آج؟ خولہ نے اچنبے سے انداز میں دیکھا۔ پھر تم اتنی اداس، پریشان، چڑچڑی کیوں ہو؟ مجھے آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا، تمہارا مزاج کس قدر تلخ ہو رہا ہے جانتی ہو تم؟ وہ اماں بھی خولہ سے کوئی بات نہ بن سکی۔ بات بات پر بچوں کو مارنا، دھمکانا، دھتکارنا جاہل عورتوں کے کام ہیں، جبکہ تم بالکل انہی کی تفسیر بنی ہوئی ہو۔ جانتی ہو تم شادی سے پہلے کتنے دھیمے مزاج کی تیار رہنے والی دوشیزہ ہوا کرتی تھی؟ بچے تمہارے گھر، تمہارا وقت، تمہارا شوہر۔ وقت تمہارا، شوہر تمہارا، پھر اتنا تلخ رویہ کیوں؟ بیٹا بچے سہم گئے ہیں۔ تمہارا اور احمد کا رویہ شعیب کو سرکش، ضدی بنا رہا ہے۔ احمد کو میں نے سمجھایا، شعیب اور حمزہ بڑے ہو رہے ہیں، انہیں وقت دو۔ تم نے ان کی صرف ضروریات ہی پوری نہیں کرنی، انہیں معاشرے کا ہمدرد، فعال شہری بنانا ہے۔ ان پودوں کی تربیت کر کے انہیں پروان چڑھاؤ۔ پرورش تو خدا کرنے والا ہے، ماں کی گود تو گہوارہ ہوتی ہے۔ خولہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ اپنے رویے میں توازن، اعتدال پیدا کرو، سختی بھی کرو، انہیں محبت بھی دو، ان کے سامنے مثالی نمونہ بنو۔ بار بار کی تاکید، مار پیٹ، ڈانٹ ٹپٹ سے بچے ضدی، خود سرکش ہو کر غلط راہیں اختیار کرنے لگتے ہیں۔ اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے، اپنے اچھے رویوں سے ان کی تربیت کرو۔ تم ایک پڑھی لکھی ماں ہو بیٹا، شعیب کو یہ نہیں معلوم کہ صبر و تحمل کیا ہوتا ہے۔ اگر حمزہ نے اسے مار دیا ہے تو وہ درگزر نہیں کرے گا، خود بدلہ لے گا۔ بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، مروت لحاظ کا فقدان ہے اس کے اندر، اسے بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، انہیں شعور نہیں ہے بیٹا، وہ کیسے اچھے بچے، اچھے شہری بن سکیں گے؟ خولہ کا سر جھک گیا، وجود شرمندگی کی تفسیر بن گیا، آنکھیں کھل گئیں۔ کتنی دور اندیش ہیں اماں بھی۔ میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے، یہاں ہر جانب یہی حال ہے۔ ہم خواہشوں کی تکمیل پر زور دیتے ہیں، اخلاق کی تعمیر پر نہیں، اور خواہشوں کی تکمیل نہ ہو تو بچے بڑے ہو کر جرائم کی راہ پر نکل پڑتے ہیں۔ تو ہم بچوں کو اچھے برے کی تمیز نہیں سکھا رہے، مناسب موقع پر دل کھول کر تعریف نہیں کرتے، مناسب انداز میں سرزنش نہیں کرتے، سختی بھی حد سے زیادہ کرتے ہیں اور محبت بھی۔ تم دونوں کو اپنے رویوں میں توازن پیدا کرنا ہوگا۔ اماں بھی نے محبت سے اس کا ہاتھ دبایا۔ مجھے معاف کر دیں اماں بھی۔ خولہ نے خفت خجالت سے انہیں دیکھا۔ آپ نے ایک اہم مسئلے کی جانب توجہ دلائی ہے۔ واقعی اماں بھی، ہم لوگ انہی کے لیے تو جی رہے ہیں، اگر یہی اچھے نہیں نکلیں گے تو کیا فائدہ احمد کی اور میری جد و جہد کا؟ آئندہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ خولہ نے دھیرے سے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، ابھی دیر نہیں ہوئی۔ اماں بھی مسکرائیں۔ خولہ نے دھیرے سے جھک کر ان کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا لیا۔ آپ بہت عظیم ہیں اماں بھی، میری ساس نہیں، ماں ہے میری آپ۔ ایک بات اور ہے، اماں بھی نے دھیرے سے اس کا سر سامنے کیا۔ میرے بچے سے کیا خطا سرزد ہوئی ہے جو یوں سر جھاڑ، منہ پھاڑ، بدحواسی پھرتی ہو؟ اماں نے اچانک پھر اس کا احاطہ کیا، یکدم ہی شرمسار سی ہو گئی۔ کلائیاں سونی، کان خالی، گلا ویران، یہ پرانے کپڑے، سارا دن کا تھکا ہارا بچہ گھر آ کے بیوی کی شکل دیکھ کر اور تھک جائے۔ اماں بھی وہ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔
अरे बेटा, बच्चों की मसरूफियत को तुम लड़कियां हवा क्यों बना लेती हो? हमने तो 8 बच्चे पाले थे, हम तो ऐसे बदहाल बदहवास ना हुए। तुम लोगों का यही हुलिया तो मर्दों को बाहर देखने पर मजबूर करता है। घर में हरियाली होगी तो मर्द बाहर क्यों मुँह मारेगा? उन्होंने खफकी से इसे देखा। वो अपनी खजालत छुपाने के लिए बेख्तियार हंस पड़ी। आइंदा मैं तुम्हारा ही हुलिया ना देखूं। जी अम्मा भी। ख्वाला ने सादतमंदी से सर झुका लिया। इसकी सास कितनी अच्छी है, अल्लाह सबको ऐसी सास दे, आमीन। इसने सदक दिल से दुआ मांगी। आज अम्मा बी ने इसी तरह ब्रेन वॉशिंग की थी कि सारी कसावतें धुल गई थी। एकदम ही वो फ्रेश हो गई। वाकई बड़ों की मौजूदगी कैसी राह दिखाती है। वो अपने बेडरूम में दाखिल हुई। कमरे में बच्चे सो रहे थे। सामने ड्रेसिंग टेबल पर निगाह की। रूखी फीकी बदरंग से कपड़ों वाली बीमार ख्वाला अहमद खड़ी थी। ये तुम हो? करीब जाकर अपना जायज़ा लिया। इसे बहुत तासुफ मलाल हुआ। वह अलमारी की जानिब बढ़ी, सब्ज़ कढ़ाई का सूट निकाला और बाथरूम में घुस गई। 10 मिनट बाद बाहर निकली। अहमद अभी तक बाहर से नहीं आया था। ड्रेसिंग रूम में जाकर ड्रायर से बाल सुखाए, कलाइयों में हम रंग चूड़ियाँ पहनी, कानों में हल्के से टॉप्स डालकर ड्रेसिंग टेबल की जानिब आई। ज़रा सी तवज्जो ने इसे बाहर बना दिया था। हल्का हल्का मेकअप करके परफ्यूम उठा लिया। ज़रा सा पीछे होकर अपना जायज़ा लिया। अब वो पहले वाली ख्वाला लग रही थी। बालों में ब्रश करके बाहर आ गई। 11 बज रहे थे। वो लॉन में खड़ी होकर अहमद का इंतज़ार करने लगी। चांदनी लॉन में बिखरी हुई थी। कल का सूरज बिल्कुल नया दिन लेकर तुलू होगा। अब एक अज़्म है मेरे पास। मुझे ना सिर्फ आइडियल बीवी और माँ बनना है, बल्कि अपने बच्चों को भी आइडियल बनाना है। इसी वक्त बेल हल्के से बजी। ख्वाला ने गेट खोल दिया। अहमद अंदर आ गया। बच्चे सो गए? पलटकर गेट बंद किया। जी अम्मा भी, वो भी। गेट बंद करके पलटा और चौंक गया। चांद की चांदनी में इसका नेक्स्ट से तैयार सरापा तवज्जो दिला रहा था। कहीं जाना था? इसने कदम आगे बढ़ाए। नहीं तो? ख्वाला भी हम कदम थी। घर में मेहमानों ने आना था? नहीं। फिर पड़ोस में तकरीब थी। अहमद के कदम कॉरिडोर की सीढ़ियों के पास ठहर गए। ख्वाला ने सतून से टेक लगाकर इसे देखा। नहीं। ख्वाला मुस्कुराई। कोई और बात? अहमद सोचने लगा। कोई नहीं। इसने इनकार में सर हिला दिया। मेरे लिए तुम रात गए यूँ तैयार तो नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे कहने पर तुम परफ्यूम तक तो स्प्रे करती नहीं हो। अहमद ने आज कहकर इस पर घड़ों पानी डाल दिया। आज मैं सिर्फ आपके लिए तैयार हुई हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। इसने गोया इंकिशाफ किया। क्या? वो तहैयुर से चीखा। दूसरे लम्हे बेहोश होने की शानदार अदाकारी करता घास पे गिर गया। अहमद, अहमद! ख्वाला भागी। भरपूर चांदनी में अहमद का पूरा वजूद शरारती मुस्कुराहट बना हुआ था। ये कैसा मजाक है? वो इसके पास बैठी। जब आप हैरत अंगेज़ काम करेंगी तो बेहोशी तो लाजमी है। आज मुझे आपसे एक अहम मौजू पर बात करनी थी। ख्वाला संजीदा हो गई। मैंने भी तुमसे एक अहम मौजू पर बात करनी थी। अहमद भी संजीदा हो गया। कीजिए। पहले तुम करो। उठकर बैठ गया। पहले आप कहें। अम्मा बी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। इसका लहजा धीमा था। हाँ, अम्मा बी ने एक अहम मसले की जानिब तवज्जो दिलाई है। अहमद समझ गया क्या कहने वाली है। ख्वाला इसकी शक्ल देखने लगी। और ये हम दोनों का मुश्तरका मसला है ख्वाला। हमें मुस्तकबिल की प्लानिंग में उनकी तरबियत शामिल करनी है, किताबों का बोझ नहीं। अहमद बहुत ज़िम्मेदार लग रहा था। और मैं भी अपने रवैये में तवाज़ुन एतदाल पैदा करूँगी। आखिर बच्चे हम ही से तो सीखते हैं। इससे पहले तुमने एक और काम करना है। सारी थकन यकलख्ती गायब हो गई थी। भरपूर ताज़गी सरशारी वजूद में उतर आई। क्या? इस बच्चे की खिदमत करो। वो शरारत से हंसा। इसी बच्चे के लिए तो अब सब कुछ करना है। बोलें आला हज़रत, बंदी आपके हजूर क्या पेश करे? खड़े होकर सरे तस्लीम खम किया। माँ बदौलत के हजूर मोहब्बत का ख़ज़ीना पेश किया जाए। अहमद ने जवाबी तौर पर शहाना अंदाज में हाथ उठाया। ख्वाला ब्लश हो गई। इसकी बोलती बंद हो गई। अहमद ने आगे बढ़कर हाथ थाम कर इसे करीब बिठा लिया। आज वो सोच कर आया था कि इस चांदनी रात में इसके हमरा लॉन में टहलते हुए धीरे धीरे इसके ख़राब बदसूरत रवैयों का एहसास दिलाएगा। इसका तर्ज़ अमल बच्चों पर गलत असर डाल रहा है। मगर एक भरपूर निगाह इस पर डाली। बीवी वही अच्छी होती है जो शौहर के रवैयों से इसका अंदर जान ले। बिलाशुबा ख्वाला एक मुकम्मल बीवी थी। अब इसे कुछ नहीं समझाना पड़ेगा। ज़िंदगी की शाहराह पर उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल का ख्याल रखना सीख लिया था। अब उनकी ज़िंदगी में कोई हादसा नहीं होना था। ऐसे क्या देख रहे हैं? अहमद की निगाहों ने गुलनार कर दिया। बहुत अच्छी लग रही हो। मगर? कहते कहते रुक गया। मगर क्या? अगर तुम रोज़ इसी तरह तैयार हो तो इतनी अच्छी लगोगी कि। वो फिर रुक गया। फिर? ये क्या पहेलियाँ बुझवा रहे हैं? ख्वाला ने चंबे से अंदाज में देखा।
پھر میں دوسری شادی کا خیال ترک کر دوں گا۔ اس کا لہجہ شرارتی ہو گیا۔ کیا؟ خولہ زور سے چیخی۔ مار دوں گی اور مر جاؤں گی۔ اس برجستگی اور بے خودی پر احمد نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اسے اپنے وجود کے حصار میں لے لیا۔ محبت میں بھی تو مر ہی جایا کرتے ہیں۔ احمد نے سرگوشی کی۔ جواب میں شرمگین مسکراہٹ سے پلکیں جھکا کر رہ گئی۔ دونوں نے اپنے اپنے عہد کے ساتھ اس چاندنی رات کے فصوں میں ایک نیا سفر شروع کیا تھا۔ یہ خوبصورت سی کہانی تو پہنچی اپنے اختتام پر۔ اجازت چاہتی ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔